ये सेक्स रैकेट चल रहा था। मैं ऑन एयर कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लड़की ने फरियाद दर्ज करवाई है, जो लड़की ने कंप्लेन करवाई है, जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके एडवोकेट ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर के ये कहा कि ये सेक्स रैकेट चल रहा है। तूफान इस शहर में अक्सर आता है। अब देखिए अगला नंबर किसका आता है। यारों के दांत बहुत जहरीले हैं तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, और ना जाने कितने लोग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इस्तकबालिया तकरीब के सदर मोहतरम नसीम चाचा अलमारूफ नसीम सेठ रौकेलवाला साहब, युवा बॉडी के तमाम ही ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको 2019 के इलेक्शन में लेकर के जाना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन, जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव के अंदर आए थे, उस वक्त तो उन्होंने असम्बली इलेक्शन के पीरियड के अंदर मालेगांव के मजहबी शहर है, अक्सरियत मुसलमानों का शहर है, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था अपने सियासी जलसे से, बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये किसी उम्मीदवार के लिए असम्बली इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाह माशरा करने के लिए आ रहे हैं। उनके जलसों से दीनी बातें हुआ करती थी, अल्लाह और उसके रसूल की दुहाई दे कर के वोट मांगते थे। अब जाहिर बात है मालेगांव शहर एक मजहबी शहर है, लोग मज़हब से और उलमाए किराम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। एक माहौल ऐसा बनाया गया और मालेगांव शहर की आवाम भोली भाली आवाम है। उनको ये नहीं मालूम कि ये हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं उनकी असल हकीकत क्या है। मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, आज ये हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये अपने सियासी स्टेजों से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और नौजवानों को नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं, इस्लाह सियासत करते हैं, इस्लाह माशरा करते हैं। और दारुस्सलाम जहाँ पर हैदराबाद के अंदर उनकी हेड ऑफिस है, वहाँ पर सूद और ब्याज से पैसा दिया जाता है, वहाँ पर सूद और ब्याज से पैसा दिया जाता है। कुरान करीम के अंदर सराहतन सूद हराम है और ये वईद आई है सूद खाने और सूद देने वाले के ताल्लुक से। सूद का एक पैसा अपनी सगी माँ से 70 मरतबा ज़िना करने के मुकाबिल अपने अंदर गुनाह रखता है। और ये अल्लाह और उसके रसूल की दुहाई देकर के वोट मांगते हैं। इनके हैदराबाद के अंदर या इनके स्टेट के ऊपर अगर कोई आलिम, कोई उलमाए किराम आ जाते हैं तो ये झुक करके उनके हाथों को चूमते हैं। और आपको याद होगा असम्बली इलेक्शन 2024 का जीतने के बाद मुशावरत चौक के अंदर मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए एक जलसा रखा गया था। वहाँ पर हिंदुस्तान के माया नाज आलिम दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद दोमानी साहब को ये कहा गया कि ये लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। बिल्कुल वही हरकत 2024 के इलेक्शन के अंदर मालेगांव शहर के अंदर हुई। मालेगांव की आवाम को दोबारा से मजहबी लिबादे का धोखा दिया गया और मालेगांव के नौजवानों को दोबारा से गुमराह किया गया मजहब के पेश नज़र। 2024 का असम्बली इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ। गजनफर दहलवी ने कहा था, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, सुकून से जीने की यही एक सूरत है। लेकिन फैसल मलिक ने कहा कि मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। 2024 के असम्बली इलेक्शन के अंदर जो लोग ने अच्छाई और बुराई का नारा लगा करके मालेगांव के अंदर इक़्तिदार हासिल किया, मालेगांव के नौजवानों को
और यहाँ की माँ और बहनों को ये बात समझना चाहिए कि इनकी असल हकीकत आज सामने आ रही है। यके बाद दीगरे इनकी हक्कानियत और इनके चेहरों से वो मजहबी लिबादा सिर्फ सुन्नत जाहिर एतबार से सुन्नत का लिबास पहन लेने से आदमी बहुत ज़्यादा मजहब के करीब नहीं हो जाता। लिबास पारसाही से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में हो तो इंसा पारसा होगा। आज मालेगांव शहर के अंदर आप देखिए, ये मालेगांव शहर कौम की बेटियां हैं, उनके साथ किस तरीके की गंदी गंदी बातें फ़ोन के ऊपर यहाँ के वो चेहरे करते हैं जो मालेगांव शहर में समाज और माशरे के अंदर एक जिम्मेदार माने जाते हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार माने जाते हैं। मालेगांव की आवाम को और यहाँ के नौजवानों को ये बात सोचनी चाहिए। कल आपने देखा मुस्तकीम भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक नया बवाल राजानगर का सामने आ गया। और अभी आप देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मालेगांव शहर की आवाम, हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से इत्मीनान बख्श है। तूफान इस शहर में अक्सर आता है। अब देखिए अगला नंबर किसका आता है। यारों के दांत बहुत जहरीले हैं तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। और ना जाने कितने लोग, ये सेक्स रैकेट चल रहा था। मैं ऑन एयर कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लड़की ने फरियाद दर्ज करवाई है, जो लड़की ने कंप्लेन करवाई है, जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके एडवोकेट ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर के ये कहा कि ये सेक्स रैकेट चल रहा था। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज मालेगांव शहर के अंदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई। आसिफ शेख रशीद साहब उसके फाउंडर हैं, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, ये दोनों ने मिल करके माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई। शब-बरात के अव्वल से मालेगांव शहर के कितने बुजुर्ग, हमारी शहर की कितनी माएँ और बहनें, हमारे कितने नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट के अंदर जब उनकी तारीख आती है तो ये रहबरे मिल्लत कहाँ खो जाते हैं, ये कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, ये हिमालय पे तपस्या करने चले जाते हैं। जब उनकी तारीख आती है तो शहर के आमदार साहब कहाँ चले जाते हैं। ये लोग रमज़ान महीने के अंदर भी रोज़े की हालत में भी उनकी तारीख के अंदर कोर्ट के अंदर ये लोग हाजिर रहे। और जिस वक्त उन लोगों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, शहर ने देखा कि ऐसे ऐसे चेहरे थे वहाँ पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दाढ़ी टोपी वाले भी कोर्ट के अंदर दिखाई दिए। ये लोग मालेगांव शहर की जो हमारी माएँ और बहनें कोर्ट के अंदर बंद है, जब उनकी तारीख आती है ये लोग कोर्ट के अंदर दिखाई नहीं दिए। और जब ऐसे लोगों की कोर्ट के अंदर तारीख आती है और बेशर्मी ये होती है, कहते हैं कि शेख आसिफ मास्टरमाइंड है। एडवोकेट कह रहा है कि ये सेक्स रैकेट चल रहा था। सेक्स रैकेट चलाएंगे आप, फंसाएंगे अपनी पार्टी के लोगों को, फंसेंगे तुम्हारी ही पार्टी के लोग। एडवोकेट ने कहा कि 15 लाख रुपया दिया गया। 15 लाख का तो इतना चर्चा है, नरेंद्र मोदी 15 लाख दे करके आ गया और कुछ लोग 15 लाख दे करके भी चले गए। 15 लाख देने वाले भी तुम्हारे लोग। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं। हमारी मालूमात ये है कि अब बहुत सारे अभी चेहरे आने वाले हैं सामने। खतरे के इम्कान बहुत है, कश्ती में कप्तान बहुत है। 2 आंसू जो तुमने दिए हैं वो भी मेरी जान बहुत है। और ये रहबरे मिल्लत बन करके फिरते हैं, कायदे मिल्लत, रहबरे मिल्लत। अभी कितने मिल्लत और कितने सालार और कितने कायदो सालार अभी सबके चेहरे सामने आएंगे। ये शहर की आवाम को सोचना है, हमारा मजहबी शहर है, यहाँ की माएँ और बहनें इज्जतदार लोग यहाँ पर रहते हैं, अक्सरियत मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहने वाली है। अब कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, अब ये फिर कोई नया शोषा ले करके हमारे दरमियान में आएंगे
और फिर मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम को दोबारा फिर अपने हथकंडे में फंसा करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं मालेगांव शहर की खास तौर से हमारी माँ और बहनों को, क्योंकि मजहब का सहारा लेकर के अगर जो लोग सियासत में आए हैं तो फिर उनके नज़दीक मजहबी किताब और मजहबी मजालिसों की कोई अहमियत और वक़ार बाकी नहीं रह जाता। मजहब के नाम के ऊपर हमारी माँ और बहनों को जमा किया जाता है और वहाँ पर सियासी बातें की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी जहन साजी की जाती है। मालेगांव शहर के नौजवानों को अब ये बात समझना होगा कि अच्छाई और बुराई का इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा और हकीकत आज शहर देख रहा है। अब कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर खास तौर से हमें बहुत होशियार रह करके ऐसे लोगों के अगर आएंगे फंसाने तो हमें फंसना नहीं है। हमें ऐसे उम्मीदवार को चुन करके देना है कि आधी रात को भी अगर हमारा कोई काम पड़ता है। आज मालेगांव के अंदर आप देखिए, बड़ौदा बैंक मालेगांव सेंट्रल के अंदर थी। कितनी बुजुर्ग ख़वातीन ऐसी थी कि जिनका बेवा का फंड आता है, ज़्यादा उम्र वालों का पैसा आता है, हमारी स्कूल की 10वीं 11वीं 12वीं नौजवान बच्चियों की स्कॉलरशिप आती है। आज वो लोग जा करके बड़ौदा बैंक के अंदर से अपनी स्कॉलरशिप अपना पैसा निकाल लेते थे। बड़ौदा बैंक सटाना नाके के ऊपर चली गई। हमारी नौजवान बच्चियां बुरके के अंदर वहां लाइन लगा करके, नंबर लगा करके गैर मुस्लिमों के इलाके में। आज ये शहर के अंदर सिर्फ वो पद एमएलए के पास है, सिर्फ वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के पास कुर्सी है। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो चाहते तो कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते तो बड़ौदा बैंक सटाना नाके के ऊपर नहीं जाती। प्रभाग नंबर 3 उनकी नाक के नीचे से नयापुरे से चला गया। क्या बोलते उसको, वजीरी गायब हो गया, ऐसा कुछ तो बोलते ना। प्रभाग नंबर 3 चला गया, शहर के आमदार खामोश रहे। आज प्रभाग के अंदर कारपोरेशन के काम लेकर के हमारी माएँ बहनें जाती है, बुजुर्ग लोग जाते हैं। कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर हमें बहुत होशियार रह करके इन लोगों के किसी भी बहकावे में ना आते हुए इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी जिसको भी टिकट देंगी उम्मीदवार को, हमने बहुत मौका दिया। अब हमें होशियार और मोहतात रह करके इलेक्शन लड़ना है और आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करना है, ताकि कारपोरेशन के ऊपर अगर हमारा इक़्तिदार हो तो किसी फ़िरका परस्त की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे शहर की तरफ नज़र उठा करके देख ले। अभी यहाँ पर सोहेल अंसारी बात कर रहा था कारपोरेशन की वैकेंसी की। अभी कितने नौजवान ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता होंगे, कोई ग्रेजुएशन किए होंगे, कोई ग्रेजुएशन से आगे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे। ये आमदार का काम होता है कि अगर वैकेंसी निकलती है तो हमारे अपने शहर के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कारपोरेशन के अंदर जॉब के ऊपर लगाना। आज आप देखिए मालेगांव के बाहर के कई लोग मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं। 75% 75% टैक्स हम पेड करते हैं। ये हमारा हक है यहाँ की कारपोरेशन के ऊपर। लेकिन ये अपना सिर्फ अगर ले करके हट जाएंगे, सिर्फ वो इलेक्शन के पीरियड के अंदर अपना महल छोड़ करके बाहर निकलना और अपने हिस्से की बात करना और अपना हिस्सा लेकर के वापस अपने महल के अंदर चले जाना, फिर आइंदा इलेक्शन के अंदर अपने महल से बाहर आना, ये कौम का कौन पुरसाने हाल है। यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल का क्या होगा। यहाँ की आज माएँ बहनें, गैरत की बात है, मालेगांव शहर मजहबी शहर है और यहाँ की हमारी माएँ और बहनें नासिक सेंट्रल जेल के अंदर है। एक मर्तबा भी शहर के आमदार का काम था कम से कम उनकी तारीख पर कोर्ट के अंदर तो हाजिर होते, या उनकी पार्टी के कोई जिम्मेदार को तो कोर्ट के अंदर भेजते। और ऐसे लोगों की जब कोर्ट के अंदर तारीख आती जो हमारी कौम की बहन बेटियों के साथ जिना करते हैं, उनके लिए आपके बेटे, आपके पार्टी के जिम्मेदार कोर्ट के अंदर पूरा दिन खड़े रहते हैं।
ये नौजवानों को सोचना है, हमारा अपना शहर है, हमें सोचना है। एक मौका हमसे गलती हुई, दूसरा मौका हमारे पास आ रहा है। जो भी उम्मीदवार रहेगा हमारी पार्टी का, हमें उसको भारी अक्सरियत से चुन करके दे करके आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करना है। शुक्रिया।